आकांक्षा सिंह, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट 2। मीन्स इसमें हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी अगर चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन। फिजिबल मतलब मीनिंग होता है कि यूज़फुल कब होगी, कि जो भी रिसर्च हो रही है वो यूज़फुल हो। तो उसके क्या फैक्टर्स होंगे कि रिसर्च जो है वो यूज़फुल हो। फिजिबल मीन्स यूज़फुल हो, कि उसको जो अगर रिसर्च हो रही है तो लोग उसको यूज़ कर सकें। तो इट इज़ रिसर्चेबल, एड्स न्यू नॉलेज, हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, ऑल द अबव। तो जो आंसर है करेक्ट वो है ऑल द अबव। वो क्यों? इट इज़ रिसर्चेबल मीन्स जो भी रिसर्च हुई है वो ऐसे कुछ भी उठा के नहीं दे दें कि हाँ इसका ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है। वो प्रॉपर रिसर्चेबल होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे उसमें फॉलो हुआ होना चाहिए जो भी रिसर्च हुई है। उसके बाद उसमें कुछ नया जो पहले से रिसर्च हो चुकी है वही उठा के नहीं रख देनी है। उसमें कुछ ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जहाँ से कुछ नया नॉलेज निकल के आए, और ये रिसर्च जो है जो भी टॉपिक है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, और ये लोग जो भी हैं उसको यूज़ कर सकें। तो जो रिसर्च फिजिबल तभी होगी जब कुछ नया नॉलेज दे, और रिसर्च जो है वो रिसर्चेबल हो, और वो टॉपिक से रिलेटेड हो, लोग उसको यूज़ कर सकें। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन। जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन, कौन से टाइप की स्टडीज़ हैं या फैक्ट हैं जहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाना ज़रूरी नहीं होता है। तो जो फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ होती हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाना ज़रूरी नहीं होता है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, एक्सपेरिमेंट स्टडी है, तो यहाँ पे तो हाइपोथेसिस बनती ही बनती है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। सर्वे स्टडीज़ में भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये है फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़। यहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि हाइपोथेसिस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी। जो अच्छी हाइपोथेसिस है वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हाइपोथेसिस दो टाइप की होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसमें आपको बताना है ये कि नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तब कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो हाइपोथेसिस होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दोनों में से जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तब कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, ये आपको बताना है। तो गुड हाइपोथेसिस कौन सी होती है? प्रिसाइज, स्पेसिफिक, कंसिस्टेंट विद फैक्ट, सही है। फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, उसको ऐसे बनाना है कि जिसको डेटा से टेस्ट किया जा सके, सही है। लिमिटेड स्कोप शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ये भी सही है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो जो अच्छी हाइपोथेसिस है उसमें कम मतलब प्रिसाइज डेटा, जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए, स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली वो फैक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसमें फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस ऐसी बनी होनी चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है या जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस होनी चाहिए, जिसको इजीली टेस्ट किया जा सके। लिमिटेड स्कोप शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस। अब लिमिटेड स्कोप है कि 2 या 3 पॉइंट्स आपने बना दिए, उनको टेस्ट कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हो इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, तो नहीं। मीन्स इसमें स्कोप को लिमिट नहीं करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, और जितनी ज़्यादा आप उसके पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं तो वो होना चाहिए। तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस अच्छा होगा। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी में भी देख लीजिए। तो इनमें इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कि अच्छी हाइपोथेसिस, अच्छी परिकल्पना कौन सी होनी चाहिए। तो दो टाइप की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आपको बतानी है इसमें कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। हाइपोथेसिस
की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे स्टडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जहाँ पे हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन है जनरल टर्म, डिक्लेरेटिव टर्म, डायरेक्शनल टर्म, नल एंड क्वेश्चन फॉर्म। तो हाइपोथेसिस जब स्टेट नहीं की जाती है वो होते हैं जनरल टर्म, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड्स होते हैं जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो इस टाइप के टर्म्स होते हैं वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो कुछ जनरल टर्म्स होते हैं वहाँ पे हाइपोथेसिस को नहीं बनाया जाता है, कि जो कि ऑलरेडी ट्रू हैं, उनमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ऑर्डर टू augment the accuracy of the study a researcher should have। मीन्स रिसर्चर ने अगर कोई रिसर्च की है तो उसकी एक्यूरेसी के लिए क्या करना होना चाहिए, उसको कैसी रिसर्चर को कैसी रिसर्च करनी चाहिए, क्या फैक्टर्स यूज़ करने चाहिए जिससे जो रिसर्च है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो सफिशिएंट सैम्पल, जितने ज़्यादा सैम्पल होंगे, जितना अच्छा सैम्पल होगा, एरर के चांसेस उतने कम होंगे। ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिसर्चर है उसको ऑनेस्ट और अनबायस्ड होना चाहिए, उसको किसी भी डेटा की तरफ ज़्यादा कि ये हमारा थोड़ा सा कि ये रिलेटिव है या पर्सनल डाटा है या कुछ, तो ऐसे बायस नहीं होना है। जो रिजल्ट आ रहा है वो उसको लेके उसको ऑनेस्ट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। कीप द वेरिएंस हाई, अब जब डेटा के जो वेरिएंस कलेक्ट करेगा, जब वो डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से वेरिएंस आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएंस, इंडिपेंडेंट वेरिएंस। तो इनका जो वेरिएंस रिलेशनशिप है वो अच्छा और हाई होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिब्लियोग्राफी इज गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट 2। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या जब भी थीसिस बनाते हैं उसका एक क्लास में रिपोर्ट बनाते हैं, वहाँ पे बिब्लियोग्राफी देते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी क्यों दी जाती है? हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडी, सही है। मेक द रिपोर्ट अथेंटिक, सो द वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर, नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो पर्सन जिसने भी रिसर्च, ठीक है, वो भी रिसर्च आया था, पर्सन ने रिसर्च को पढ़ा, उसके बाद उसने उसको बिब्लियोग्राफी उसकी देखी, तो बिब्लियोग्राफी से उसको पता चला कि रिसर्च का सोर्स कहाँ कहाँ से डेटा लिया गया है, उसके बाद और क्या बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, और क्या पॉसिबल सोर्सेस हो सकते हैं, और उसकी और क्या पॉसिबल और फैक्ट्स हो सकते हैं जिस पर रिसर्च किया जा सके। तो ये जो रिसर्चर उस रिसर्च में इंटरेस्टेड है, आगे उस पर कुछ काम करना चाहता है, तो ऐसे रिसर्चर को हेल्प करता है बिब्लियोग्राफी ये बताने में कि हाँ इसका लिटरेचर कहाँ से लिया गया है, इसका डेटा सोर्स क्या है, आगे इन फ्यूचर इस पर क्या वर्क कर सकते हैं। तो ये सब होता है बिब्लियोग्राफी में। तो इसमें भी देख लीजिए, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको ट्रीट किया जा सकता है, और इनको जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें यूज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैचिंग में आता है। इस साइड रिसर्च दी हुई हैं, ठीक है, इधर टाइप टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स दे देते हैं। तो इसकी मैचिंग होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, लैब में, तो वहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, उसको चेंज करके उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9-year-old child is taller than 7-year-old one. This is an example of, देखो एक 9 साल का चाइल्ड है, ये 9 ईयर वाला चाइल्ड है, एक ये 7 ईयर का चाइल्ड है जिसकी हाइट 9 ईयर वाले से ज़्यादा है। तो ये कौन सी स्टडी है? तो ये हो जाएगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि 9 ईयर और 7 ईयर आप यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों डिफरेंट एज के हैं। अब डिफरेंट एज के हैं मीन्स क्रॉस सेक्शनल। अगर यही लॉन्गिट्यूडनल होता तो पहले ये, अब सेम लॉन्गिट्यूडनल में जो सैंपल रहता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द रिसर्च, ठीक है। तो अब एक ही सैंपल लेके काम करते, पहले 7 ईयर पे चेक करते, फिर उसी को 9 ईयर पे चेक करते। तो
यहाँ पे ये रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, जब दोनों रिज़ल्ट को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, दोनों एक रिज़ल्ट जो सैंपल है अलग है, दूसरा सैंपल अलग है, तो ये आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में। मीन्स कम टाइम में डिफरेंट स्टेजेस के सैंपल लेके एक साथ उनको स्टडी करना, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। तो ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्ग, जैसे नाम से ही क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली स्टडी है वो लॉन्गिट्यूडनल, एंड क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस मीन्स ये सैंपल जो है वो हम क्रॉस करके, मीन्स अलग अलग जो भी हम जितने भी पॉइंट्स पे हमें स्टडी करनी है वो सारे पॉइंट्स के अलग अलग सैंपल इकट्ठे किए, उनको एक साथ रख के स्टडी करना, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये एक लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल का बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसर्च इज बॉर्न आउट ऑफ, रिसर्च या शोध का जन्म किससे हुआ है? तो वो है ह्यूमन क्यूरियोसिटी। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेइंग है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो सेम यही है, रिसर्च इज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। जब ह्यूमन में क्यूरियोसिटी होती है कुछ करने की, वहीं से तो रिसर्च स्टार्ट होता है, तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी से रिसर्च रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च? इसमें से रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक, सही है। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी सही है, जब प्रॉब्लम होगी तभी तो रिसर्च होगा। इट इज़ नॉट अ प्रोसेस, गलत है। रिसर्च तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कि एक सिस्टमैटिक वे है, एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो रिसर्च जो है प्रोसेस में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो यहाँ पे ये गलत दिया है, तो यही इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। जो रिसर्च के कुछ स्टेप हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शंस क्या हैं? कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस, प्रपोजल ऑफ एक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम के बाद क्या होगा, हम देखेंगे उस पर हमको कैसे काम करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो प्रपोजल ऑफ एक्शन बनाएंगे। जब प्रपोजल ऑफ एक्शन हो गया, फिर क्या करेंगे, जब एक्शन हो गया उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, फिर इंटरप्रेट एंड रिजल्ट आएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर प्रपोजल ऑफ एक्शन, देन हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो ये भी हिंदी में भी आप देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च वर्कर? रिसर्च वर्कर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो कई क्वेश्चन होते हैं, उसमें सारे ऑप्शन सही होते हैं, बट आपको सिलेक्ट करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। और एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये रिसर्च के बेसिकली, जहाँ पे दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, बट आपको सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसर्चर के, बट बहुत ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, वो है ओपन माइंडेडनेस। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को आप देख सकोगे, सोच सकोगे, उन पे वर्क कर सकोगे, उसके लिए ज़रूरी है ओपन माइंडेडनेस होना। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। जितने ज़्यादा आप ओपन माइंडेड होगे, जितने ज़्यादा थिंकिंग आप डिफरेंट एस्पेक्ट में थिंक करोगे, उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रिसर्च के लिए। तो ओपन माइंडेडनेस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूजुअल सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी? साइंटिफिक तो आपको देखना है ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, नहीं तो अब कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन तो बाद में आएगा, क्योंकि हाइपोथेसिस से पहले आएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे दिया एक्सपेरिमेंटेशन देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से तो स्टार्ट होगा, पर ये एक्सपेरिमेंट पहले दे दिया, ये गलत है। फिर आएगा ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करेंगे मीन्स डेटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योराइजिंग, ये करेक्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रीड एंड व्यूड पेज ऑफ थीसिस? जब थीसिस बनाते हैं उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है, जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है और पढ़ा जाता है? तो जब थीसिस बनती है उसका जो इम्पोर्टेंट पेज जिसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वो है अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट जो है थीसिस का, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा और देखा जाने वाला पेज होता है। बट यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो है कि द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी जज्ड बाई। डेप्थ मीन्स
कितनी ज़्यादा रिसर्च जो है इफ़ेक्टिव है, उसको कहाँ से चेक करेंगे? तो उसके लिए चेक करते हैं कि जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने ज़्यादा अच्छे आप जितने ज़्यादा मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव होंगे तो रिसर्च भी उतनी ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। तो ये यहाँ से आता है कि अगर देखना है आपको रिसर्च कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल है, उसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ है, तो वो उसके लिए चेक करना रहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कैसे बने हैं। ये आंसर्स हैं, आंसर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आपसे जो क्वेश्चन किया है कि जो नल हाइपोथेसिस है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसमें से कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।